प्रवीण के साथ। हर स्कूल कॉलेज अपनी किसी न किसी खासियत के लिए मशहूर होता है। कुछ खूबियां होती है तो कुछ खामियां। हिंदुस्तान में भी एक ऐसा कॉलेज है जो अपने अच्छे रिजल्ट्स और प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है। अर्जुन, राखी और सुमित इसी कॉलेज में फ्रेशर्स थे, जहां फ्रेशर्स के दिल में रैगिंग होनी चाहिए। उनके सीनियर्स ने उन्हें एक और बात बताई, जिसके लिए ये कॉलेज मशहूर था और जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले ही सिर्फ जानते थे। वहां की पुरानी बंद पड़ी बायो लैब के बारे में। सीनियर्स ने वेलकम करके सबको बताया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उस पुरानी बिल्डिंग में बायो लैब के आस पास भी कोई न जाए। देखते ही देखते एक सेमेस्टर बीत गया। अर्जुन, राखी और सुमित तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात का प्लान बना नाइट आउट का, वो भी हॉस्टल के बाहर। सारा खाने पीने का सामान बटोर के कैंपस की आखिरी बिल्डिंग के पास गए। वो उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं थी और उस तरफ आना जाना भी नहीं होता था, और ज्यादातर पुराने स्टोर रूम्स वगैरह ही थे उस बिल्डिंग में। तो तीनों ने सोचा कि बस यही परफेक्ट जगह है आज की रात बिताने का। तीनों एक एक करके उस अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ने लगे। खाली पड़ी बिल्डिंग और रात के वक्त झिंगुरों की आवाज इस माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना रहे थे। अर्जुन, राखी और सुमित टॉप फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। देखा तो शायद बिल्डिंग का वॉचमैन था। तीनों एक कोने में दुबक के खड़े हुए जब तक वो वॉचमैन वहां से चला नहीं गया। उसके जाते ही वो तीनों आगे बढ़े और उसी कमरे की तरफ गए जहां से वॉचमैन निकला था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में तीनों ने देखा तो एक पुराना टूटा फूटा सा बोर्ड लगा था दरवाजे पर, जहां लिखा था बायोलॉजी लैब। बैटरी कम थी और उस बोर्ड को देखते देखते ही मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वही बायोलैब है जहां आने से सबने मना किया था, क्योंकि एक बायोलैब जिसमें क्लासेस होती थी वो उनकी अपनी ही बिल्डिंग में थी। तीनों के हाथ इस रात जैसे कोई खजाना लग गया था। उन्होंने सोचा कि अब तो नाइट आउट यहीं होगा। वॉचमैन ज्यादा दूर नहीं गया था। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली तो जिस कुंडी को थोड़ी देर पहले वॉचमैन ने बंद किया था, जिससे बड़ी तेज आवाजें आ रही थी, वही कुंडी अब बिना किसी आवाज के आराम से खुल गई। तीनों कमरे के अंदर में घुसे, दरवाजे के पास स्विच ढूंढने लगे कि तभी दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। लाइट जलाने के लिए, स्विच ढूंढने के लिए तीनों इधर उधर दीवारों पर हाथ चलाने लगे। अंधेरे में बाहर से आती हल्की सी रोशनी में एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन उसमें स्विच नहीं थे। उस स्विच बोर्ड से कई सारे तार बाहर निकले हुए थे। अर्जुन ने आगे बढ़ के 2 तारों को मिलाया तो चिंगारियों के साथ चिड़चिड़ाता हुआ बल्ब थोड़ा सा जला, लेकिन फिर अपने आप बुझ गया और
पुराने जमाने का एक पंखा बहुत तेज आवाज करके चालू हुआ और फिर आवाज करता हुआ ही चलता रहा। तीनों कुछ कर पाए उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तीनों तुरंत दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अर्जुन, राखी और सुमित तीनों को अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे चलने लगे। 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि एक आवाज होना शुरू हुई। तीनों जहां थे वहीं के वहीं चमके खड़े हो गए। सांस भी काफी धीमे धीमे ले रहे थे। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा जो अब तक आवाजों से घेरा पड़ा था वो अचानक ही शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक अर्जुन और सुमित दोनों ही लगभग एक साथ चिल्लाए। क्या हुआ राखी? तू ठीक तो है? चिल्लाई क्यों? राखी ने बताया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो हाथ बर्फ के जैसा ठंडा था। दोनों ने राखी को शांत रहने के लिए कहा ताकि जल्दी रास्ता ढूंढ सके बाहर निकलने का। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले राखी एक बार फिर से चीखी और उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई राखी को घसीट रहा था। राखी अपना हाथ छुड़ा के बचना चाह रही थी, लेकिन राखी को घसीटते हुए कोई उनकी आंखों के सामने से ले जा रहा था। और फिर अचानक दरवाजे के बंद होने की आवाज हुई और राखी की चीख एकदम से शांत हो गई। राखी के उस कमरे में घुसते के साथ ही अर्जुन और सुमित जहां खड़े थे वहां की लाइट अपने आप ऑन हुई। दोनों ने देखा सामने एक दरवाजा और था। हो ना हो राखी इसी दरवाजे के पीछे है। दोनों ने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और कुछ देर तक दरवाजे को पीटने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो दोनों सर पकड़ के बैठ गए कि ठीक तभी दरवाजा अपने आप खोला। अंदर झांक के देखने गए तो अर्जुन और सुमित के अंदर घुसते ही पीछे के कमरे की लाइट ऑफ हुई और अंदर कमरे में देखा तो वहां ना तो कोई खिड़की थी न दूसरा कोई दरवाजा और राखी वो भी वहां नहीं थी। दोनों यही सोच रहे थे कि राखी गई तो गई कहां कि तभी उस कमरे में जल रही बत्ती धीरे धीरे आवाज करने लगी और इस धुंधलाती हुई रोशनी में अर्जुन और सुमित ने देखा राखी एक कोने में घुटनों के अंदर अपने मुंह को छुपाए बैठी थी। लाइट ब्लिंक होते होते अचानक से बंद हो गई। स्विच दरवाजे के बगल में ही था।
अर्जुन ने लाइट चलाने को अपना हाथ बढ़ाया तो खुद ही चीख पड़ा। सुमित ने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ? अब तू क्यों चीखा? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा हाथ किसी ने दीवार के अंदर से खींचने की कोशिश की थी। वैसे ही ठंडा हाथ जिसके बारे में राखी ने बताया था। या कुछ तो गड़बड़ है। राखी भी दोनों वहां से तुरंत पलट के भागे, लेकिन राखी के रोने की आवाज ने उन्हें रोक दिया। दोनों वापस पलटे और अंदर कमरे तक गए। राखी कोने में ही बैठी अभी भी रोई जा रही थी। दोबारा कमरे के अंदर घुसते के साथ ही इस बार इस कमरे का दरवाजा बंद हुआ और राखी का रोना अचानक से बंद हो गया। दोनों राखी को पुकार रहे थे। राखी, 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 क्या हो राखी? राखी कहाँ हो तुम? राखी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? राखी, राखी। कि तभी पीछे से दरवाजा खुला, लाइट चली और एक आवाज हुई, तुम दोनों यहाँ हो और मैं वहाँ तुम दोनों को ढूंढ रही थी। दोनों ही काफी गुस्से में थे। सुमित ने राखी पे चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? हाँ? हम क्या यहाँ मस्ती कर रहे हैं? मजाक लगा रखा है तुमने? अभी तुम यहाँ अंदर कमरे में बैठ करके रो रही थी। मजाक कर रही हो हमारे साथ में? इतना सब कुछ सुनकर राखी ने बस यही कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं यहाँ बाहर उस कोने में बैठी थी। इस कमरे में तो मैं आई भी नहीं। अर्जुन और सुमित ने राखी को लिया और तुरंत बाहर की ओर भागे। दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि एक आवाज से तीनों के कदम रुक गए। अर्जुन और सुमित ने आंखों में ही इशारा किया कि रुकना नहीं है, सिर्फ यहां से चुपचाप भागना है। लेकिन राखी रुक गई। उसने तुरंत कहा कि एक लड़की अंदर रो रही है और हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। हम उसे यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। उसकी मदद करेंगे और उस लड़की को यहां से बचा कर ले जाएंगे। दबे कदमों से उस आधे अंधेरे कमरे में किसी तरह राखी का हाथ पकड़े दोनों सुमित और अर्जुन चले जा रहे थे। जब उस कमरे में पहुंचे तो लड़की के रोने की आवाजें और तेज हुई और फिर अचानक ही सब कुछ न जाने क्यों हमेशा के लिए शायद शांत हो गया। और फिर अचानक एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजे को खोलकर एक आदमी अंदर आया। ये शायद वही वॉचमैन था जो थोड़ी देर पहले दरवाजे को बंद करके गया था। उसने पूछा, यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? पता है ना, यहां आना मना है। वो आदमी बोलता बोलता अंदर आया और फिर एक डेस्क के ऊपर बैठ गया। अर्जुन ने जवाब दिया कि हम लोग गलती से यहां आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं शायद हमारी लाशें यहां से बाहर निकलते। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा,
सिर्फ बुरे का बुरा होता है। कई साल पहले एक लड़की भी ऐसे ही अनजाने में इस कमरे में एक हादसे का शिकार हुई थी। उसके बाद से ही ये लैब हमेशा बंद रहती है। कहते हैं कि वो लड़की किसी को आने नहीं देती। बड़े अरमान लेके इस बड़े कॉलेज में पढ़ने आई थी। वो गरीब घर से थी, मां नहीं थी उसकी। पैसे वाले लड़के लड़कियां बड़ा मजाक बनाते थे उसका। पढ़ने में तेज थी ना वो, इसलिए टीचरों की फेवरेट हुआ करती थी। पर ये बात हजम नहीं हुई काफी लोगों को। एक बार रात को झांसे से उसे इसी कमरे में बुला के 2 लड़कों ने उसके साथ वो किया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। और उसके बाद इस कमरे से जिंदा बाहर निकलना ठीक नहीं समझा उसने। और यही टूटे हुए कांच का टुकड़ा अपनी गर्दन में घोंप कर जिंदगी खत्म कर ली अपनी। उसके बाद अमीर लड़कों के घर वालों ने मामला दबा दिया। उस लड़की का गरीब बाप हर जगह रोया, लड़ा। उस बदनसीब की शादी के लिए जो पैसे और जेवर बनवाए थे, उन्हीं पैसों से उसकी मौत का इंसाफ हर दरवाजे पर मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस बदनसीब ने भी सोचा कि जब बेटी नहीं तो उसके पास ही चला जाए। उसने भी खुदकुशी कर ली। उन दोनों में से एक लड़का एक रियूनियन पार्टी में एक बार कॉलेज आया था और मैं उसे इस कमरे के पास ले आया। उसका फैसला तो मेरी बेटी रश्मि ने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन उस लड़के की आत्मा भी यहीं फंसी है और उसी ने तुम लोगों को आज इतना परेशान किया। और रश्मि ने जब देखा कि बात हाथ से गुजर गई तो उसने मुझे बुलाया, वरना सचमुच लाशें निकलती तुम लोगों की यहां से। एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग रहते हैं यहाँ। एक अमीरजादा करण तो यही है। अब बस विक्की शर्मा एक बार आ जाए तो हम बाप बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। उस आदमी की बात खत्म ही हुई थी कि सुबह की पहली किरण आसमान के अंधेरे की चादर को चीरती हुई आई और साथ ही आई कई आवाजें जो अर्जुन, राखी और सुमित को पुकार रही थी। राखी, अर्जुन, सुमित आओ। अर्जुन, राखी। तीनों ने कमरे से बाहर निकल के सबको अपनी शक्ल दिखाई कि सब कुछ ठीक है। और जब पलट के देखा तो वो आदमी, यानी कि रश्मि के मरे हुए पिताजी, वहां नहीं थे। आज अर्जुन, राखी और सुमित का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है इस कॉलेज में। लेकिन वो भी जानते हैं इस बार होने वाली रीयूनियन पार्टी में वापस 1996 बैच के लोग आएंगे और पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम है विक्की शर्मा। तीन दोस्त, जीको, पिकलू और नीनी
अपनी कार से हाईवे पर से लौट रहे थे। मौज मस्ती का माहौल था। हंसी मजाक गाड़ी के अंदर चल रहा था जब नदी के ऊपर से ब्रिज को क्रॉस करते वक्त अचानक निनी कांपने लगी और कुछ बोलते बोलते ही वो चीखने लगी। Get out! निकलो कार से बाहर! I said get out! जीको और पिकलू ने पीछे पलट कर देखा और जीको ने बस साइड में गाड़ी लगाने को हल्की सी ब्रेक मारी ही थी जब नीनी जोर से चिल्लाई, गाड़ी मत रोकना जीको! चलते रहना! Don't stop the car! जीको ने भी गाड़ी नहीं रोकी। दोनों लड़के बुरी तरह से घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तकरीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद नीनी ने खुद ही जीको से गाड़ी रोकने को कहा। जीको और पिकलू दोनों ने ही पूछा, आखिर हुआ क्या था अचानक? तो नीनी ने कहा, There was a spirit in the car. एक आत्मा गाड़ी में आ गई थी। उसके इतना कहते ही जीको ने बेहद घबरा कर पूछा, क्या कह रही हो? आदमी था या औरत? कहीं घोड़ा तो नहीं कोई? यहाँ आसपास में रेस कोर्स है ना। और इतना बोलकर जीको और पिकलू जोर जोर से हंसते हुए नीनी का मजाक उड़ाने लगे। नीनी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे आदत थी इन सब के ऐसे बर्ताव की। फिर भी थोड़ा खींच कर उसने कहा, ओके, मत मानो मेरी बात। यहीं मेरे ठीक बगल में बैठा था वो। हाथ बढ़ा रहा था मेरी ओर, जैसे मुझे पकड़ना चाहता हो। नीनी का इतना कहना था कि दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से एक ने कहा, अरे अच्छा हुआ तूने बता दिया कि लड़का था, वरना हमें भी अजीब लगता कि भूतों में भी ऐसे शौक होते हैं। कि लड़की देखी और मूड बन गया। तू भी ना नीनी, बस कर यार। गाड़ी किनारे सड़क पर रोककर ये सारी हंसी मजाक चल ही रही थी और अब रुकने का मतलब भी नहीं था। जीको ने गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई। एक बार में जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो जीको ने और 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार वही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जीको और पिकलू गाड़ी से नीचे उतरे। बॉनेट खोलकर जीको ने चेक किया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार दोबारा दोनों वापस बैठे गाड़ी में और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई तो कार तो स्टार्ट हुई, लेकिन कार अपनी ही जगह पर किसी रेसिंग कार की तरह आवाजें करती रही, लेकिन 1 इंच भी आगे न बढ़ पाई। लग रहा था जैसे किसी ने कार को रोक रखा हो आगे बढ़ने से। जीको और पिकलू एक बार फिर गाड़ी से उतरे और पीछे की ओर गए दोनों टायर्स चेक करने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी बिल्कुल सपाट सड़क पर खड़ी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ने से रुकती। पिकलू ने अब कहा कि वो ड्राइव करेगा और उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और ऊपर से गाड़ी पर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि गाड़ी अपने आप सामने से हवा में उठने लगी। पिकलू ने जैसे ही ये हाल देखा तो एक झटके में उसने ब्रेक मारी और फिर गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ वापस नीचे आ गई। अब जीको और पिकलू दोनों की हालत थोड़ी खराब हुई। दोनों निनी की ओर पलटे और उससे पूछा, क्या वो अभी भी यही है? तुम्हें दिखाई दे रहा है? निनी ने इधर उधर देखा
आसपास जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बहुत ही घबराई आवाज में उसने कहा, आई कैन सेंस हिम। वो यही कहीं आसपास ही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं है वो। पिक्लू ने तुरंत ही गाड़ी लॉक की और कहा, हम गाड़ी यहीं रहने देते, दिन में आकर ले जाएंगे। अभी यहां से लिफ्ट लेकर निकलते हैं। इस गाड़ी से दूर चलो, पैदल चलते रहो, जितना हो सकता है हम पैदल चलते हैं। इतना कहके तीनों ने चलना शुरू किया और रह रहकर आती जाती गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते रहे, पर कोई भी रुका नहीं। कुछ आगे जाकर तीनों को लगा जैसे ठीक ठाक दूरी है गाड़ी से, तो रुककर अगली किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। निनी थोड़ा पीछे ही खड़ी थी जब जीको और पिक्लू दोनों ही सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगने को हाथ दिखा रहे थे। और ठीक उसी वक्त नीनी एकदम से चिल्लाई, जीको, पिक्लू, भागो वहां से, वापस आओ, जल्दी, कम बैक फास्ट, जल्दी जल्दी। दोनों ने पलटकर निनी की ओर देखा तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। निनी फिर से चिल्लाई, भागो, दोनों भागो वहां से, वापस आओ, वो वही डिवाइडर पे लेटा हुआ है, इधर ही देख रहा है, गेट अप, रन। ओह माय गॉड, वो उठ गया है, इधर ही आ रहा है, भागो, भागो दोनों, रन गाइस, रन। दोनों जैसे ही भागकर रास्ते के इस पार इधर आए तो दोनों को निनी ने गाड़ी में बैठने को कहा और तीनों ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी के शीशे बंद करके दरवाजे लॉक कर दिए। तीनों की सांस हलक में अटकी पड़ी थी। तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये उनके साथ हो गया। आखिर क्यों वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। तीनों बिल्कुल अपनी सांस भी धीमे किए हुए बैठे थे गाड़ी में। जब निनी का चेहरा देखकर दोनों और घबरा गए। दोनों समझ गए कि निनी को वो शायद दिखाई दे रहा है, इसलिए पिक्लू ने पूछा, कहाँ है वो अभी? क्या कर रहा है? ये आसपास है क्या वो? हाँ? निनी ने आंखों में आंसू लेकर जीको की खिड़की की ओर उंगली से इशारा करके कहा, वो वहां खड़ा है तुम्हारी खिड़की के बाहर और मुझे मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। आई थिंक तुम्हें खतरा है जीको। गाड़ी भगा पिक्लू, गाड़ी भगा पिक्लू। जीको डरा सहमा बैठा था और पिक्लू ने तुरंत गाड़ी बढ़ाई, लेकिन गाड़ी कुछ ही आगे गई थी जब सामने लगे पेड़ों के बीच एक पेड़ से टकरा गई और सामने की विंड स्क्रीन को फोड़ते हुए जीको आगे जाकर गिरा। अभी 1 मिनट पहले ही जीको की ही तरफ इशारा किए जा रहा था वो, और इस वक्त जीको बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। निनी और पिक्लू गाड़ी से उतरे और जीको के पास पहुंचे। खुद की भी हालत उनकी खराब ही थी। लंगड़ाते कराहते किसी तरह जीको तक पहुंचे और किसी तरह उसे उठाने की कोशिश करने लगे कि ठीक तभी उनकी कार, जो आगे की ओर से पेड़ से टकराकर बुरी तरह पिचक चुकी थी, वो अब अपने आप पीछे लगे दूसरे पेड़ को जबरदस्त टक्कर पे टक्कर मारे जा रही थी। एक के बाद एक ऐसी टक्करों से गाड़ी पीछे से भी बुरी तरह से पिचक गई थी। जीको तो बेहोश पड़ा हुआ था। निनी और पिक्लू ये नजारा देखते हुए अपनी सांसें भी नहीं संभाल पा रहे थे। इतनी बड़ी एक गाड़ी अपने आप आगे पीछे होकर
कभी इस पेड़ से लड़ती तो कभी उस पेड़ से। दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे, किसी तरह खुद को संभाल कर, बिल्कुल जैसे गाड़ी में चीखी थी वैसे ही निनी दोबारा चीखी। स्टॉप इट! स्टॉप इट! रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कह दे रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैंने कहा ना, रुक जाओ। निनी के इतना चीखते ही सारी आवाजें अचानक से बंद हो गई। सब कुछ जैसे रुक गया। कुछ भी और सोचने समझने का नहीं था। निनी ने एक बार उसे गाड़ी में डांटा था तो वो गाड़ी से निकल गया, पीछे पड़ा तो अब दूसरी बार डांटा और फिर से वो दोबारा भाग गया। निनी और पीकू की रगों में जैसे खून नहीं, इस वक्त तेजाब दौड़ रहा था, जैसे पूरे बदन में चोटें लगी थी। खून बह रहा था, जगह जगह से कट छिल गए थे दोनों और सोच ही रहे थे कि अब अगला इशारा वो किसकी ओर करेगा। बिना एक भी पल बर्बाद किए निनी और पीकू ने जीको को अपने कंधे के सहारे किसी तरह उठाया और उठाकर सड़क की ओर ले जाने लगे। और सड़क पर जाते ही किस्मत से एक छोटी वैन दिखाई दी जो उनके हाथ दिखाने पर रुक भी गई। गाड़ी के रुकते ही जीको को लेकर निनी और पिकलू बिना वक्त बर्बाद किए उसमें चढ़ गए और हाँफते हाँफते बैठे ही थे जब वैन का ड्राइवर थोड़ी भारी और सर्द आवाज में बोला, बेहोश हो गया है, घबराओ मत, बस 2 ही किलोमीटर का रास्ता है, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, पार कर गए तो कुछ नहीं होगा, वरना मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। पिकलू और निनी दोनों हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। पिकलू ने उसी हैरानी भरे चेहरे से पूछा, पर आपको ये सब कैसे पता? इस सवाल का जवाब उस आदमी ने और भी ज्यादा गहरी और जरा गुस्से से भरी आवाज में दिया और कहा, मैं सब जानता हूं उसके बारे में, मुझसे बेहतर और कौन जानेगा उसे। बाप हूं मैं उसका, मेरा बेटा था वो और अब मरा हुआ बेटा है वो। बेहोश जी को एक और पड़ा था और निनी और पिकलू दोनों के दोनों हैरानी भरी आंखों से उस ड्राइवर की ओर देखते हुए बैठे हुए थे। उस आदमी ने ये तो बता ही दिया था कि वही उस लड़के का बाप था जिसकी आत्मा उनके पीछे लगी हुई थी। इसके आगे उस आदमी ने बताया, मेरा छोटा मोटा सा ट्रैवल्स का काम था और मेरा कमाया हुआ एक एक पैसा मैं किसी तरह इसी के लिए बचा कर रखता था, लेकिन इसको कभी ना मेरी कद्र हुई और ना ही मेहनत की। देखिए, इसकी माँ तो पैदा होते ही चल बसी थी, मैं ही इसका माँ बाप सब कुछ था। इसकी खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। इसको एक बाप जो भी दे सकता है, जितना भी कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर किया। लेकिन मेरे ही कोई बाप रहे होंगे जो कि ऐसा कपूत जन्मा हमारे खानदान में। रात की बात है, 17 साल का था ये। मुझे रात को गल्ले के पास खटपट सुनाई दी तो मैंने शोर मचाया और मेरे बेटे को खतरा ना हो इसलिए उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अंदर ही सो रहा था चादर ओढ़कर। एक आदमी शॉल ओढ़ के भागता हुआ दिखाई दिया तो मैं उसके पीछे भागा। वो बाइक पर भागा, मैं उसके पीछे अपनी सी वैन में था। जैसे जैसे वो दूर जा रहा था, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरे बेटे की कॉलेज और कोचिंग की फीस थी उसमें। मैंने एक एक पैसा बचाकर उसे इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। काफी
देर तक उसका पीछा करने के बाद मैंने गुस्से में हाईवे खाली देखा तो उसकी बाइक को टक्कर मार दी और वो बाइक वाला गिर गया। काफी बुरी तरह से गिरा था। खून की लकीरें सड़क पर काफी लंबी बनी थी। उससे अपने बेटे के कॉलेज और कोचिंग की फीस के पैसे वापस छीनने गया तो हॉल हटाकर देखा वो मेरा ही बेटा था। वो मेरा ही बेटा था। अपने कमरे में तकिए को चादर उड़ाकर भागा था। जुए की लत लग गई थी उसे। मेरा सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया मेरे ही हाथों से। उस आदमी ने अपनी कहानी खत्म की और ठीक उसी वक्त जीको को होश आने लगा। नैनी और पिकलू भी काफी खुश हो गए ये देखकर। और उस आदमी ने कहा था ना 2 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं करेगा। रोज ऐसे ही कईयों को बचाता हूं अपने बेटे से। जाइए आगे, आराम से जाइए। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दिन बीतते गए। जीको, पिकलू और नैनी के दिमाग में इस रात की यादें मिटी तो नहीं, लेकिन धीमे धीमे धुंधली पड़ गई। एक रात की बात है, तकरीबन 6 महीने के बाद तीनों एक बार फिर रात को पार्टी करके उसी रास्ते से लौट रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी में गेट आउट। निकलो कार से बाहर। ओए सेड गेट आउट। गाड़ी मत रोकना जीको। डोंट स्टॉप द कार, चलाते रहो। आफताब ने बस कुछ ही देर पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें गेम बोर्ड और कुछ सिक्कों के खेल से कुछ दोस्त एक आत्मा को उसकी दुनिया से अपनी इस इंसानी दुनिया में बुला रहे थे। फिल्म को देखने के लिए आफताब को फरीन ने कहा था, उसकी गर्लफ्रेंड, जो पेशे से एयर होस्टेस थी। हफ्ते में मुश्किल से एक आध बार ही मुलाकात हो पाती थी दोनों की। उसी ने कहा था कि बहुत अच्छी फिल्म है, तो आफताब ने भी सोचा कि चलो देख ली जाए। भूत प्रेतों में कोई यकीन नहीं था उसको, तो आधी फिल्म हंसते हंसते उसने देख डाली और फिर बाकी में सो गया। नींद खोली तो लैपटॉप शटडाउन किया और पता नहीं क्या सोचा कि एक कागज का टुकड़ा निकाला। उस पे उसी आत्मा को बुलाने के बोर्ड जैसी लकीरें बनाकर आफताब ने एक सिक्का निकाला और बिल्कुल उस फिल्म की तरह बोलने लगा, अगर कोई रूह आस पास है तो जवाब दे, मुझसे बात करे। जवाब दे, मुझसे बात करे। जवाब दे, मुझसे बात करे। मुझसे बात करे, बात करे, बात करे। कई दफे ऐसे पुकारने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने हंसते हुए वो कागज फाड़कर फेंका और एक फोन लेकर बाथरूम चला गया और दूसरा फोन बाहर पलंग पर ही छोड़ दिया। अंदर बाथरूम में बैठे बैठे वो शायरी लिखकर अपने दूसरे फोन पर सेंड कर रहा था कि एक दो जो भी सोचकर लिखेगा उनमें से सबसे अच्छी वाली फरीन को भेजेगा। एक सबसे अच्छा जो दिल में आया उसे लिखकर भेजा अपने दूसरे नंबर पर, और दूसरा सोच ही रहा था आफताब। जब उसकी नजर फोन पर पड़ी तो आफताब एक पल को घबरा गया, क्योंकि व्हाट्सएप पर ऊपर लिखकर आ रहा था, आफताब टू टाइपिंग। फोन बाहर पलंग पर पड़ा था। घर में आफताब के अलावा कोई नहीं था, तो कैसे उस पर टाइपिंग दिखा सकता है? यही सवाल दिल में लिए हुए जल्दी से फ्लश करके आफताब बाथरूम से बाहर निकला और अपने पलंग पर पड़े फोन को देखा तो फोन वैसा का वैसा ही पड़ा था। आफताब ने अपने हाथों में पकड़ा दूसरा फोन देखा, उसमें अभी भी टाइपिंग ही दिखा रहा था।
आफताब इस वक्त एक अजीब से एहसास से गुजर रहा था। ये खुशी कि शायद फरीन आसपास है, या ये घबराहट और डर कि अगर वो ना हुई तो फिर ये कौन होगा, और ये हैरानी कि अगर वो आसपास है भी तो उसे पता कैसे नहीं चला। अगर वो आसपास सरप्राइज देने आई है तो उसका सरप्राइज ना खराब करने को आफताब वापस बाथरूम में चला गया। लेकिन इन्हीं ख्यालों में खोए खोए आफताब का फोन बजा और उसके शेर के बदले एक मैसेज आया। बहुत ही अच्छा है, कुछ और लिखो ना। आफताब ने मैसेज पढ़ा और तुरंत ही बाहर झांका तो उसकी नजर पलंग पर पड़े दूसरे फोन पर गई। पसीना अब जैसे फव्वारे की तरह छोटे छोटे खाल के छेदों से निकल रहा था, क्योंकि कमरा पूरा खाली था। कोई नहीं था वहां, और कोई होता भी तो भागता हुआ दिखाई दे जाता। आफताब बाहर आया और उसने एक मैसेज टाइप करके अपने उसी पलंग पर पड़े दूसरे फोन पर भेजा। कौन हो तुम? आफताब ने अब जो देखा वो शायद अब तक की सबसे डरावनी वो बात थी, जिसके बाद उसने हर उस चीज पर एक पल में यकीन कर लिया जिस पर वो हमेशा आज तक हंसता था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फोन को अनलॉक करने का बटन दबा, टच पैटर्न की लकीर बनी और फोन अनलॉक हुआ और उसकी आंखों के सामने एक मैसेज टाइप हुआ, तुम्हारी सीक्रेट एडमायरर। और साथ में एक रेड रोज का इमोटिकॉन उधर से सेंड हुआ और इधर आफताब का ये फोन बजा। आफताब अपनी घबराहट पर थोड़ा काबू पा चुका था। उसने मैसेज किया, पर हो कौन तुम? लेकिन कोई जवाब ना आया। आफताब यही एक सवाल बार बार करता गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आफताब अब चिढ़ रहा था। ये तक सोचा कि फोन पटक कर तोड़ दे, लेकिन फिर देखा व्हाट्सएप पर लिखा था, आफताब 2 इज टाइपिंग। उधर देखा तो फोन पर सचमुच कुछ तस्वीरों में हो रहा था। एक धुंधली सी फोटो डाउनलोड हुई और फिर सेंड हुई। आफताब ने अपना फोन देखा तो किसी लड़की की तस्वीर थी, थोड़ी कुछ पुरानी सी लग रही थी। आफताब ने इंटरनेट पर फोटो सर्च किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो किसी मृणालिनी नाम की लड़की की तस्वीर थी जो 25 साल पहले मर चुकी थी। आफताब ने डरते डरते अपना अगला सवाल टाइप किया, मुझसे क्या चाहती हो तुम? एक बार फिर जवाब टाइप हुआ और मैसेज आया, मुझे तुम चाहिए। आफताब की तो जैसे जान हलक में अटक के रह गई थी। कांपती उंगलियों से उसने टाइप किया, कैसे? इसके जवाब में उसकी उंगलियों की कंपकपी और दिल के डर को पूरे बदन में फैला दिया, क्योंकि जवाब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्माइली आया। एक रूह उसे अपना सिर्फ उसे मार के ही बना सकती थी। डर के मारे सूखे हलक को गीला करने को, ऐसे ही हवा के खाली घूंट पीकर आफताब ने 3 क्वेश्चन मार्क्स मैसेजेस भेजे, लेकिन ना कोई जवाब आया और ना ही टाइपिंग लिखकर आ रहा था। घबराहट और डर से आफताब का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। आफताब ने दूसरी बार 3 क्वेश्चन मार्क मैसेजेस भेजे। उसकी आंखें लगातार अपने फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी कि शायद
अब टाइपिंग लिखा हुआ आए, शायद अब कोई मैसेज आए। लेकिन बड़ी देर तक जब कुछ नहीं आया तो आफताब ने बहुत हिम्मत की और दोनों ही फोन ऑफ करके किनारे रख दिए। काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। आफताब रह रहकर इधर उधर देखता रहता, कभी घर से बाहर, कभी इधर उधर अंदर, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। दिल ही दिल में दुआ भी यही मांग रहा था कि कोई ना ही दिखे तो अच्छा है, और ऊपर वाले ने उसकी दुआ रख भी ली। कोई नहीं दिखा किसी भी कोने में या कहीं भी। आखिरकार सर्दियों के मौसम में चुपचाप इतनी रात गए, उसने मुंह तक रजाई से ढका और सोने के लिए लेट गया। लेटे लेटे काफी देर उसे नींद नहीं आई और आखिरकार जब हल्की हल्की नींद सी आई तो उसी नींद में उसे साफ साफ समझ आया कि जैसे कोई आया, उसके पलंग पर उसके करीब बैठा और सरक कर बिल्कुल बगल में ही रजाई में लेट गया। नींद घबराहट से उड़ तो गई थी, लेकिन एक अजीब सी बेबसी सी महसूस हो रही थी आफताब को। चाह कर भी वो हिल नहीं पा रहा था, और तभी वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक हाथ उसे अपने सीने पर आता हुआ महसूस हुआ और आफताब जैसे बिल्कुल तुरंत ही बेहोश हो गया। सवेरे नींद खुली तो आफताब को महसूस हुआ जैसे उसकी इतने सालों की जिंदगी में ये आज तक की उसकी सबसे खूबसूरत और अच्छी नींद थी। लेकिन ये खुशी उसको ज्यादा देर तक नहीं मिली, क्योंकि फोन ऑन करते के साथ ही एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेबी, आज के बाद हमेशा सुकून की ऐसी ही अच्छी सी नींद सुलाऊंगी तुम्हें। आफताब के लिए अब बहुत जरूरी था कि वो फरीन को सब कुछ बता दे। उसने फरीन को फोन किया और उसे पूरी बात बताने ही वाला था, तो फरीन ने कहा कि वो घर ही आ रही है उससे बात करने। तो सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा सुनो, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आना। कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है यहां पर मेरे साथ में, बस तुम जल्दी आ जाओ। फरीन के लिए ये बहुत अजीब था, क्योंकि आफताब जल्दी बोलने वालों में या दिल की बात जल्दी बांटने वालों में से नहीं था। आफताब ने इधर अपनी बात कहकर फोन काटा ही था जब उसके पास अपने ही दूसरे फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी, क्या कमी है मुझ में बताओ। तुरंत ही आफताब ने सोचा कि फरीन को बता ही दे, और उसने दोबारा उसे फोन मिलाना शुरू किया। फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। कई बार फोन मिलाया, लेकिन जब एक भी बार नहीं लगा तो आफताब ने फोन काटा और एक पल को सोचने बैठा कि क्या करे। और तभी एक मैसेज उसके ही दूसरे फोन से आया जिसमें लिखा था, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी बेबी। जरूर आफताब को सजा देने का मतलब फरीन को चोट पहुंचाना था। आफताब ने तुरंत फोन उठाया और फरीन को फोन मिलाया, लेकिन फोन मिलाते ही सुनाई दिया, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद। पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है। आफताब के हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया और आफताब भी वहीं का वहीं कुछ देर बैठा रहा, ये सोचते हुए कि करे तो आखिरकार क्या करे।
और जैसे ही ख्याल आया कि उठकर भाग जाए बाहर और फरीन को अंदर आने से ही रोक दे, तो बिल्कुल अचानक ही ऐसे पीठ के बल बैठे बैठे ही आफताब गिर गया, जैसे बदन में जान ही ना हो। पूरे बदन को लकवा मार गया था, किसी लाश की तरह पड़ा था आफताब। सब दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, लेकिन ना ही हिल पा रहा था न बोल पा रहा था। पड़े पड़े बस आंखों की पुतलियां नचाकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि ठीक तभी आफताब के फ्लैट की डोरबेल बजी। अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि फरीन आ चुकी थी। आफताब दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि फरीन को कुछ ना हो। आफताब के कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खोला और फिर ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ मेन दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला और दरवाजे के खुलते ही फरीन की आवाज सुनाई दी। आफताब, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ बहुत। कभी मुझे कुछ नहीं बताते, वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिलता, ऊपर से तुम टाइम देने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कहते हो अजीब बातें हो रही हैं, कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ। आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप आफताब। आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। बाय। आफताब अपने पलंग पर पड़े पड़े सिर्फ आंखें चलाकर चीखने की कोशिश ही करता रह गया, लेकिन एक चू तक नहीं निकली उसके मुंह से। फरीन ने किससे आफताब समझकर बात की, यह सवाल आफताब को परेशान बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि आफताब को अपनी ही आवाज में किसी के हंसने की आवाज कमरे के दरवाजे के पास से सुनाई दे रही थी। आफताब अब थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया कि फरीन को फोन करके बताएगा, लेकिन एक मैसेज तभी उसी वक्त उसके पास आया जिसमें लिखा था, आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा बेबी। आफताब इस वक्त अपनी बेवकूफी की वजह से बहते हुए अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था और किसी बच्चे की तरह रोए जा रहा था। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, ये क्या कर डाला मैंने। फरीन, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती से हुआ है। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे कोई तो बता दे, मुझे कोई तो बता दे, मैं क्या करूं? आफताब पलंग पर बिना हिले डुले वैसे ही लकवा मारी हालत में इतनी बुरी तरह रो रहा था लेटे लेटे कि किसी पत्थर से आंसू बह निकलते उसे देखकर। लेकिन मृणालिनी की आत्मा ने मैसेज भेजा आफताब को। आफताब का हाथ थोड़ा थोड़ा हिला। उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, प्लीज बेबी रो मत ना, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मत रो ऐसे। आफताब वैसे ही बुरी तरह से रो रहा था। फोन उसके हाथ से गिर गया और वो और भी ज्यादा बुरी तरह रोने लगा। अब तो चीख चीख कर रोने लगा था आफताब कि तभी एक मैसेज और आया। फिर से थोड़ी मशक्कत करके आफताब ने फोन उठाकर मैसेज चेक किया तो उसमें फरीन की एक वीडियो आई जिसके नीचे लिखा था, रोना बंद करो। डाउनलोड करके आफताब ने वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। इस वक्त अगर आफताब के बस में होता तो वो मृणालिनी को जिंदा करके दोबारा मार डालता, क्योंकि जो वीडियो आया था वो फरीन का था। उसमें वो जिस टैक्सी में जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ और फरीन को काफी चोटें आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाई दिया। आफताब मजबूर बेबस रोता ही रह गया कि एक मैसेज और आया जिसमें लिखा था, बेबी कुछ लिखो ना मेरे लिए अभी। आफताब जानता था
कि नहीं लिखेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा फरीन के साथ। उसने रोते रोते बहते आंसुओं के बीच धुंधली नजर से देखते देखते किसी तरह 4 लाइंस लिखकर मैसेज किया तो पलटकर मृणालिनी का मैसेज आया। देखो कितनी प्यारी लाइंस लिखी है तुमने। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो ना प्लीज। आफताब के आंसू रुक नहीं रहे थे। मृणालिनी की आत्मा ने जीतने की ठान रखी थी। एक मैसेज और आया जिसमें फरीन की तस्वीर थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, रोना बंद करो वरना अब इसे मारना पड़ेगा मुझे। आफताब ने तस्वीर डाउनलोड की तो तस्वीर थोड़ी साफ हुई। फरीन की जिंदगी बचाने के लिए उसने एक लफ्ज भी नहीं निकलने दिया मुंह से। तस्वीर में फरीन हॉस्पिटल में थी। कई पट्टियां बंधी थी उसके बदन पर और एक हाथ टूटा हुआ था उसका। आफताब ने हार मान ली थी। किसी अच्छे से मासूम बच्चे की तरह उठकर बैठा। आंसू पहुंचे और तुरंत एक खुशी भरा मैसेज आया, दैट्स लाइक माई बेबी, आई लव यू। और इसके साथ आखिर में एक स्माइली। बहता हुआ रगों का उबलता गर्म खून अचानक बर्फीला, ठंडा और गाढ़ा महसूस हो रहा था। आफताब को आंसुओं का सैलाब आंखों में रोक कर बैठना कितना मुश्किल हो रहा था ये इस वक्त समझ आ रहा था। एक और मैसेज आया, बेबी बिल्कुल दिल से कुछ बहुत ही प्यारा लिखो ना मेरे लिए प्लीज। आफताब ने इस बार बिना एक भी आंसू बहाए 4 लाइनें लिखकर भेजी। रिप्लाई आया, वाओ ब्यूटीफुल लाइन्स, आई लव यू बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे पास ऐसे ही रहूंगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आफताब कभी कभी मुस्कुराता तो है पर खुश कभी नहीं होता। सांसें तो लेता है लेकिन जिंदा नहीं रहना चाहता। कई बार खुद को उसने मारने की कोशिश की लेकिन मृणालिनी उसे इतना प्यार करती है कि उस पर खरोंच तक नहीं आने देती। मृणालिनी और आफताब किसी भी दूसरे कपल की तरह ही है। लड़ते झगड़ते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बस आफताब जिंदा है और मृणालिनी जिंदा नहीं थी। कभी आप भी गलती से किसी आत्मा को बुला ले तो उसे वापस भेजना भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। बड़ी मुश्किल से आरव ने आज आखिरी वक्त पर ट्रेन पकड़ी थी। अच्छा हुआ सीट भी बिल्कुल डब्बे के आखिर में दरवाजे के पास ही थी। खिड़की और दरवाजे दोनों तरफ से गर्मी में हवा आती रहेगी तो स्लीपर में जाने का मलाल नहीं रहेगा। वैसे तो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाता था लेकिन आज जैसे कई दिनों की थकान से उबर ही नहीं पाया था। दोपहर में सोचा जरा सो ले तो आंख खुली ही काफी देर से। खैर किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली थी। अब कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ट्रेन स्टेशन से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे बढ़ी थी। आरव चादर बिछा चुका था और बस सोने ही वाला था जब लेटे लेटे उसकी पीठ थपथपाकर एक आवाज ने कहा, टिकट दिखाइए। आरव अपनी मिडिल बर्थ पर किसी तरह उठकर बैठा और टिकट जेब से निकालकर टीसी को दिखाया तो टीसी ने कहा, भाई साहब ये S2 है, आपकी सीट S3 में है।
इसके बाद वाले डब्बे में, वहां चले जाइए। आरव ने टिकट दोबारा देखा तो सचमुच S3 ही था। सामान जल्दी जल्दी समेटकर आरव ने बैग में भरा और चल पड़ा S3 की ओर। S3 की अपनी बर्थ के पास पहुंचा तो आरव ने देखा कि एक आदमी पहले से उसकी बर्थ पर लेटा हुआ सो रहा था। आरव ने धीमे से उस आदमी को हिलाकर जगाया। वो उठा तो आरव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई साहब, ये मेरी सीट है, आपसे शायद गलती हुई अपनी सीट ढूंढने में। वो आदमी तुरंत ही शर्मिंदा होकर उतर गया और किनारे खड़ा हुआ। आरव ने चादर वादर बिछाई और उठकर लेटने ही वाला था जब उसने देखा कि वो आदमी जो अभी तक उसकी बर्थ से उतरकर उसे सामने खड़ा होकर सामान को संभाल कर रखते हुए देख रहा था, वो आरव को देखते हुए ही 4 कदम आगे बढ़ा और फिर पलटकर आरव से बोला, आराम से सोइएगा। और आरव तुरंत दरवाजे तक दौड़कर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर ही झांक रहा था जब कुछ गीला गीला सा आकर आरव के चेहरे पर लगा। आरव दरवाजे से तुरंत पीछे हटा और दरवाजे के पास ही लगे शीशे में अपना चेहरा देखा उसने तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आरव के पूरे चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। आरव ने तुरंत नल खोला और पानी के छींटे मार मार कर चेहरा साफ किया। आरव ने किसी तरह खुद को संभाला और बस फिर चुपचाप जो हुआ उसे भूलकर अपनी बर्थ पर जाकर लेटने को हुआ तो देखा पूरी बर्थ पर गड्ढा ऐसे था जैसे कि कोई लेटा हुआ था उस पर। आरव ने पता नहीं क्या सोचा और हाथ फेराकर गड्ढे को छूकर देखने लगा कि कहीं कोई आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा उसे। आरव का हाथ धीरे धीरे ऊपर तक गया और जहां गर्दन होनी चाहिए थी वहां जैसे ही आरव का हाथ गया तो आरव का हाथ घबराहट से वहां से हिला ही नहीं और आवाज बढ़ती जा रही थी। आरव ने सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर वाली बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ था वो अपना गला पकड़े हुए ऐसे चीख रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। आरव ने खुद को संभाला और एक झटके से पीछे हटा तो वो आदमी भी आराम से लेट गया। कुछ भी देखने, सुनने या समझने को बचा ही नहीं था यहां पे। आरव तुरंत वापस S2 की ओर टीसी को ढूंढने के लिए भागा और उनके दिखाई देते ही आरव ने उनसे अपनी सीट चेंज करने की बात की, जिस पर टीसी कुछ बोला ही नहीं। आरव चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा, लेकिन टीसी ने तो सुनी ही नहीं उसकी और ऊपर से आसपास सो रहे लोगों के कानों पे भी जूं तक नहीं लेगी। किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और आखिरकार फर्क पड़ा। टीसी ने एक जोरदार धक्का मारा आरव को और एक जोरदार आवाज हुई। आरव की नींद अपनी बर्थ पे खुली जब वो एक झटके और धमाके जैसी आवाज से लगभग अपनी मिडिल बर्थ की चेन्स के बीच में उलझ सा गया था। उसने टिकट चेक किया
अपना बर्थ नंबर चेक किया और फिर जरा सुकून मिला उसे ये देख के कि वो सिर्फ एक सपना ही देख रहा था। आरव बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि धमाके जैसी आवाज हुई। इतनी तेज झटका लगा, ट्रेन रुकी हुई है और वो अकेला ही जागा हुआ है। अरे कोई तो होगा जिसकी पलकें झपकी होंगी इस पर, लेकिन चारों ओर सिर्फ खर्राटों की आवाजें ही गूंज रही थी। कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था पूरे डब्बे में कि लगे कहीं कोई इंसान जाग रहा हो। आरव दरवाजे से नीचे गिट्टियों पर उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया जो ट्रेन से उतरा हो उसके अलावा। आरव ने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप पीता रहा उसे जब तक किसी के पैदल गिट्टियों पर से चलने की आवाजें सुनाई दी। अंधेरे में किसी तरह ट्रेन से आती हल्की सी रोशनी में एक शॉल ओढ़े हुए आदमी आया और उसने कहा, क्या हुआ बाबू साहब, नींद बढ़िया थी? अब तो बर्थ भी मिल गई आपको। हाँ? आरव ने सर उठाकर उधर देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने शॉल ओढ़े हुए वही आदमी इस वक्त खड़ा था जो कुछ देर पहले ही ट्रेन से बिना किसी वजह या बात के कूद गया था। आरव उसे देखते ही तुरंत वापस डब्बे में अपनी सीट की खिड़की बंद करने गया, तो एक सड़ा गला सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह आरव ने एक झटके में वो कांच की ट्रेन की खिड़की मशक्कत से खींचकर एक जोरदार झटके में बंद की, तो वो हाथ खिड़की के नीचे दबकर कट गया और आरव की पूरी शर्ट पर अब सिर्फ खून ही खून था। आरव बिल्कुल बदहवास सा होकर अपनी सीट से उठा और सीधा बाथरूम में भागा। ट्रेन चल चुकी थी और फुल स्पीड में थी। बाथरूम में आरव अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो धब्बे सिर्फ हल्के ही हुए, मिटे नहीं। पागलों की तरह अपनी शर्ट को नाखूनों से घिस घिस कर आरव साफ करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से एक आवाज हुई। चलती ट्रेन में खिड़की के कांच पर एक हाथ साफ साफ खटखटाता हुआ आरव को दिखाई दे रहा था। आरव बुरी तरह से हाँफ रहा था, किसी पत्थर की चट्टान की तरह। आरव वहीं का वहीं जड़ होकर खड़ा था, हिलना चाह रहा था, वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन आरव सिवाय तेज तेज सांसें लेने के और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार आरव ने अपने बदन की पूरी ताकत और दिलो दिमाग की पूरी ताकत झोंक दी और एक झटके से बाथरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने वही आदमी खड़ा था और आरव के मुंह पर इतनी जोर से चीखा कि बस तुरंत ही वापस दरवाजे को बंद करना पड़ा। आरव की सांसें अभी फूल रही थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था करे तो क्या करे, कैसे वहां से बाहर निकले, जब अचानक सारी की सारी आवाजें, सारा शोर अचानक से बंद हो गया। आरव सोच ही रहा था कि
कैसे क्या करेगा, पता नहीं दरवाजा खोलेगा तो बाहर क्या हो। हिम्मत जवाब दे जाए तो इंसान का यही हाल होता है। आखिरकार ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। आरव को साफ सुनाई दे रहा था लोगों का शोर। कई लोग एक के बाद एक, ट्रेन पर चढ़ते हुए लोग, अपनी अपनी सीट्स पर आते जाते लोग, इतनी आवाजों से कहीं न कहीं आरव के दिल का डर निकल गया। वो तुरंत भागकर बाहर निकला और दौड़ता हुआ अपनी सीट तक गया, बैग उठाया और सीधे भागा ट्रेन से बाहर। ट्रेन चल पड़ी तो ट्रेन से उतरकर खुशी खुशी राहत की सांस लेता हुआ ट्रेन को वहां से जाते हुए तब तक आरव घूरता रहा जब तक ट्रेन आंखों से अंधेरे में ओझल न हो गई। अंधेरा था, धीमे धीमे स्टेशन खाली होता गया, आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आरव ने भी सोचा कि अब वहां से निकलेगा तो ठीक उसी वक्त एक आदमी दूसरी ओर से आरव को अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। आरव ने अंधेरे में आंखें छोटी बड़ी करके हर तरह से देखने की कोशिश कर ली, लेकिन समझ तब तक नहीं आया जब तक वो अचानक पास ही की रोशनी में दिखाई न दिया। ये वही आदमी था, हाथ बुरी तरह से कटे फटे चिथड़ों में, खून बहता हुआ, और फिर भी चेहरे पर उसके एक अजीब ही मुस्कुराहट थी। दौड़ते दौड़ते आरव स्टेशन से बाहर भागा और वहां से फिर सड़क पर। कोई छोटा सा गांव था, कुछ खास भीड़ नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी और अंधाधुंध बेतहाशा भागते भागते अचानक एक पल को आरव रुका और पीछे पलटा कि वो आदमी अभी भी पीछा कर रहा था या नहीं, और पलटते ही जैसे आरव की जान में जान आ गई, क्योंकि वो आदमी पीछे नहीं था। अब पीछे पलटा तो आरव का ध्यान गया आस-पास के नजारों पर। आरव ने घूम घूम कर चारों ओर देखा तो पाया ये तो पतरातू है। यहां तो आरव 10 साल पहले रहता था। आरव की आंखों के आगे से 10 साल पुराने सारे नजारे एक पल में किसी बहती नदी की तरह निकल गए, और ठीक तभी एक ऑटो आरव के ठीक पास आकर रुका और बोला, कहा हुआ साहब, कहां तक जा? लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि आरव उसकी आवाज सुनकर पलट चुका था, और आरव की सूरत देखकर वो ऑटो वाला कुछ देर तक तो हैरान रह गया, लेकिन फिर वो घबराई सी आवाज में बोला, अरे आरव भैया, आप कहाँ आ गए पतरातू? अरे आइए बैठिए गाड़ी में, आपको वापस स्टेशन छोड़ दे। पुलिस जो है अभी भी आपको ढूंढ रही है। अरे पुलिस नहीं तो मुन्ना पांडे के आदमी उड़ा देंगे आपको। जल्दी से ऑटो में बैठिए। आरव बैठा ऑटो में और ऑटो चल पड़ी स्टेशन की। आरव को याद था सुरेंद्र उसका दोस्त, दोनों की दोस्ती की पोरा पतरातू कसमें खाता था, लेकिन दोनों हेरा फेरी का काम करते थे। पैसों के लेन देन के चक्कर में कहीं हिसाब गड़बड़ हुआ था, जो आरव ने सोचा कि सुरेंद्र ने किया है। दोनों में बहस हुई, गहमा गहमी हुई, और आखिरकार हाथापाई होने लगी। आरव की दबंगई से पूरा पतरातू डरता था। आरव ने बीच सड़क सुरेंद्र को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। बात शायद सिर्फ मार पीट पर ही खत्म हो जाती, लेकिन दोनों की दोस्ती के दुश्मनों ने दोनों में फूट डाल ही दी थी। मार मार कर होलिया बिगाड़ दिया था सुरेंद्र का आरव ने, और आखिरकार सड़क पर ही सुरेंद्र मारा गया। उसी वक्त पुलिस को लेकर इन दोनों के दुश्मन मुन्ना पांडे और उसके आदमी आ गए, और आरव को भागने पर मजबूर होना पड़ा।
बड़ी मुश्किल से 10 साल छुपते छुपाते काटे थे बंजारों की तरह घूमते घामते, लेकिन अब आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया था। आरव ऑटो में बैठा बैठा ये सब सोच ही रहा था जब अचानक ही ऑटो एक झटके से रुका और एक आवाज ने कहा, अरे सरकार आइए आइए, आप ही के इंतजार में आंखें बूढ़ी हो रही है हमारी। आंख उठाकर आरव ने देखा तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। इतने दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी एक ने आरव को पकड़वा दिया था। आज आरव जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई है, क्योंकि रोज रात को उसके सेल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सुरेंद्र, मुझे मत तड़पाओ इस तरह से। मौत तो दर्द से आजादी है, मजा तो जीते जी हर रोज हर घड़ी हर पल मारने में है। जब सुरेंद्र जिंदा था तब यही कहता था, और शायद मरने के बाद भी वो यही कर रहा है। मैं ट्रेन के अंदर भागते 2 कोचेस पार करके तीसरे में पहुंचा। तब कहीं काफी भीड़ दिखी और मैं वहां घड़ी भर सांस लेने को रुका। मेरा नाम ईश बख्शी है। मैंने 2 दिन पहले ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था दिल्ली में। पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं इंजीनियर ही बनूं और मुझे इंजीनियरिंग और म्यूजिक दोनों का बहुत शौक था। पहला दिन था मेरा कॉलेज का। मैं हॉस्टल से कॉलेज की ओर जा रहा था। पुराना कोई भी जानने वाला या दोस्त नहीं था मेरा यहां। मैं कॉलेज के पास पहुंचा तो देखा कि एक लड़की कॉलेज की गेट के किनारे खड़ी सुबक के रो रही थी। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। वो बेचारी बार इधर उधर 2 कदम करके हट रही थी कि कहीं उसे धक्का न लग जाए, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। वो देखने में तो मुझे फ्रेशर ही लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। पास जाकर मैंने पूछा उससे कि क्या दिक्कत है, इस तरह से क्यों रो रही हो। वो लड़की बस रोती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको 1 बार 2 बार 3 बार कई बार पूछा, लेकिन वो शायद किसी सीनियर से डरी हुई थी और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। आसपास के कुछ लोग मुझ पे हंसते हुए जरूर निकल गए मेरे बगल से, और आखिर में एक सीनियर ने आकर कहा, अबे पागल हो गया क्या भाई, किससे बातें कर रहा है। मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं पलटा तो वो लड़की वहां नहीं थी। शायद सीनियर से घबराकर वो भाग गई थी। मैंने भी बात को रफा दफा करना ही बेहतर समझा। चुपचाप अपने कॉलेज के पहले दिन मैं अपने क्लास की ओर चल पड़ा। क्लास में बैठा ही था जब टीचर पढ़ा रही थी और नोट्स लिखते लिखते एकदम से जैसे मैंने अपने सर को उठाया तो एक डस्टर ब्लैक बोर्ड की ओर से उड़ता हुआ आया और सीधा मेरे सर पर लगा। चोट इतनी तेज लगी थी कि मेरे
मुंह से चीख और सर से खून निकल आए। मैं अपना सर पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी टीचर ने मुझसे पूछा, आर यू ओके? तो मैंने भी सर की चोट दिखाकर कहा, ये देखिए किसी ने डस्टर से मारा मुझे। और ऐसा करते ही मुझे समझ आया कि दर्द तो था ही नहीं और ना ही मेरे सर पर चोट लगी थी। इतना बड़ा वहम कैसे हो सकता है? मैं तुरंत उठकर क्लास से बाहर निकल गया और वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा कि तभी रास्ते में अचानक मेरे माथे से नीचे नाक पर एक खून की बूंद मेरे शर्ट पर गिरी और तेजी से खून बहने लगा। मेरे सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा और पलट के देखा तो मेरी सीट के नीचे डस्टर पड़ा था। मैं वहां से सीधा अपने हॉस्टल की ओर भागा। बिल्डिंग से हॉस्टल के बीच एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। धूप में अपने सर पे हाथ रखे हॉस्टल की ओर दौड़ते दौड़ते मुझे साफ सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा तो मेरी परछाई अकेली नहीं थी। मेरी परछाई के ठीक पीछे एक परछाई और थी। सर से बहता खून जैसे अचानक गर्म नहीं, बर्फ सा ठंडा लगने लगा। मैं उस परछाई को देखता हुआ 2 कदम चला तो वो परछाई भी मेरे साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ी। मैं और 2 कदम बढ़ा तो दोबारा वो परछाई 2 कदम और आगे बढ़ी। अब कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं भागता हुआ कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगा और मेरे पीछे पीछे वो परछाई भी अपने कदमों की आवाज के साथ साथ आती रही। गेट के पास पहुंचते पहुंचते मैं पलटा तो देखा पीछे परछाई नहीं थी, लेकिन तभी लगा जैसे सामने से किसी ने जोर से मेरे पैर में लात मारी और मैं मुंह के बल गिरा। उठ के देखा वो परछाई मेरे सामने ही थी। मैंने पूरी हिम्मत इकट्ठी करी और वहां से भागा। और राहत मुझे तब मिली जब देखा कि कॉलेज गेट के बाहर आते के साथ ही वो परछाई वहीं रुक गई। सुकून की सांस किसे कहते हैं मुझे उस दिन समझ आया। कॉलेज से बाहर निकल के सीधे हॉस्टल के अपने रूम में पहुंचा। कुछ देर मैंने नजर इधर उधर रखी तो समझ आया कि मुझे अब डरने की जरूरत नहीं थी। वो रात बड़ी आराम से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगले दिन मैं वापस जब कॉलेज गया तो गेट पर एक बार फिर से वही लड़की रोती हुई खड़ी दिखाई दी। मैंने अपनी नजरों को फेर लिया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन आज इतना आसान नहीं लग रहा था। वो लड़की रोती रोती मेरे पीछे आती रही। मैं और तेज तेज चलने लगा अपने क्लास की ओर। अब मैं भाग रहा था। भागते भागते मैंने एक बार पीछे देखा तो पाया कि वो लड़की वहां नहीं थी। मेरी सांस में सांस आई और मैं क्लास में जाकर डेस्क पर अपना सर रख के बैठ गया। टीचर पढ़ा रहे थे, पूरी क्लास में स्टूडेंट्स थे और उसी माहौल में मैंने देखा कि वो लड़की सामने से रोती हुई वैसे ही आई और आकर मेरे पास वाली सीट पर रोती रोती
बैठ गई। उसके बाद सिर्फ रोती रही। मैं वहां से उठ के कॉलेज के बाहर भागा। एक दिन पहले जब ऐसा हुआ था तो वो कॉलेज से मेरे हॉस्टल के रूम तक नहीं आ पाई थी। लेकिन आज मेरे कदमों की आवाज के साथ साथ दूसरे कदमों की आवाज रुक ही नहीं रही थी। पहले हॉस्टल तक, फिर रूम तक, वो मेरे पीछे पीछे आती रही। हॉस्टल पहुंच के अंदर घुसने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की मेरे गेट पर खड़ी थी, वैसे ही रोती हुई। मैं करता भी तो क्या, वहां से सीधा एक ही और जगह थी जहां मैं जा सकता था, और वहीं जाने के लिए मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। घर के लिए ट्रेन खड़ी ही थी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन टिकट लेकर ट्रेन तक जाऊं इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। टिकट लेने का टाइम नहीं था मेरे पास। चलती हुई ट्रेन किसी तरह पकड़ी और बेतहाशा पागलपन अब कहीं जाकर थोड़ा शांत हुआ जब यहां इस सीट पर आकर बैठा। कुछ ही देर में टीसी के लोगों से टिकट मांगने की आवाजें आने लगी। मैंने झांक के देखा तो टीसी पहुंचने ही वाला था मेरे पास। मैं चुपचाप वहां से उठा और टॉयलेट की तरफ चलने लगा। टॉयलेट पहुंचकर पीछे देखा, टीसी मुझसे काफी दूर था, लेकिन उसी वक्त फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, जिससे भागकर मैं यहां तक आया था। मैं तुरंत टॉयलेट में जाके छुपने की सोच ही रहा था कि टॉयलेट का दरवाजा खोला और सामने वही लड़की रोती हुई खड़ी थी। और मुझे देखते ही वो इतनी जोर से चीखी कि मुझे लगा मैं बहरा ही ना हो जाऊं। उसकी चीख से मैं 2 कदम पीछे खुद भी चीख करके हटा तो मैं अचानक किसी से टकरा गया। मैंने पलट के देखा तो टीसी मुझसे कह रहे थे टिकट दिखाने के लिए। मैंने साफ साफ बात कह दी कि टिकट ले नहीं पाया, इमरजेंसी में था, सब पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दीजिए। टीसी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा कि मेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादों को लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और इतना कह के अगले स्टेशन पे उन्होंने मुझे धक्के मार के सिर्फ उतारा नहीं, बल्कि मुझे आरपीएफ के हवाले कर दिया। उन्होंने पहले तो मुझे मारा, अब फिर फाइन लगा दिया। पापा को फोन करके बुलाया तो उन्हें आने में तकरीबन 4 घंटे लगे, और आते ही उन्होंने मामला संभाला और हम लोग घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर पापा मुझसे पूछते रहे कि ये सब क्या था, पर मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पा रहा था। बताता भी तो क्या, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन सचमुच डर क्या होता है वो मुझे तब समझ में आया जब ड्राइवर ने गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के अंदर ली, क्योंकि घर के मेन दरवाजे को पार करने के बाद वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार रोती हुई नहीं, वो वहां पर हंसती हुई खड़ी थी। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, पिताजी और मॉम को कुछ ना हो जाए, यही सोच सोच के मेरी जान सूख रही थी। मैं घर में
आ तो गया, लेकिन यहां पर भी महफूज नहीं था। मैंने जब पापा को पूरी बात बताई तो मॉम पर चिल्लाते हुए वो मुझे पागल कहने लगे और उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। मैं दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जानता था कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ही लड़ते रहते थे आपस में। मैं थक हार कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया कि तभी मेरी नजर पापा के पीछे स्विमिंग पूल के पास वाली खिड़की पर गई। वही लड़की धूप में पूल के पास खड़ी थी और एक एक कदम धीमे धीमे बढ़ाती हुई कमरे की तरफ आ रही थी। खिड़की बंद थी, लेकिन कांच की खिड़की को तोड़ने में कितना वक्त लगता है। मैंने मॉम और पापा को चिल्ला के कहा, वो देखिए पापा, वो देखो ना, वो रही वो लड़की, वो रही। दोनों ने उस तरफ देखा, लेकिन उन्हें वो लड़की दिखाई नहीं दी। पापा का गुस्सा मां पे और ज्यादा बढ़ गया। वो मां पे और ज्यादा चिल्लाने लगे और तभी मैंने देखा वो लड़की धूप में थी तो सही, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। और हमारे इस कमरे में मेरे पिताजी, मां और मेरे साथ साथ बाहर से आती हल्की रोशनी में परछाइयां 4 थी। इस वक्त मेरे पिताजी बुरी तरह से गुस्से में थे और उन्होंने मां से कहा, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बीवी बेवकूफ तो बेटा 1 नंबर का गधा, पढ़ाई लिखाई में इतना कमजोर। मेरे पिताजी सही कहते थे, अपनी हैसियत देख के शादी करता तो लड़की भी ढंग की होती, भिखारी से शादी नहीं करनी पड़ती। मैं कुछ बोलूं या कुछ कर पाऊं, इससे पहले ही चिल्लाते हुए पापा पे मां एकदम से झपटी और एक अजीब सी आवाज में उसने कहा, बहुत जोर है ना पैसे का, तो ले, अब पैसे से अपनी जिंदगी खरीद के दिखा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी और साथ मेरे पूरे परिवार की भी। मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम ने पिताजी की गर्दन एक झटके से मरोड़कर तोड़ दी। मेरी मां के बोलने का वो अंदाज और पिताजी की घुटी हुई चीख मेरे कानों में आज तक गूंजती है। दरअसल मेरे पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से पिताजी ने मेरे लिए कॉलेज की सीट पैसों से खरीदी। मेरिट पर नहीं मिला था मुझे कुछ भी, और मुझे सीट देने के चक्कर में जिस लड़की को सीट देकर छीन लिया गया, उसके कर्ज में डूबे बाप ने अपनी बीवी बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी मारा गया। सही कहते हैं, बाप के पापों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है। मेरे पिताजी की मौत के बाद वो लड़की मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की हिम्मत मुझ में आज भी नहीं है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।